सब मस्त हो ना। चलते हैं आगे, बात ही करते हैं, एक नए टॉपिक के साथ बात करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, वे क्वेश्चन जान लो, ठीक है। क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पे आपका आज का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है ये चीज परासरण दाब संबंधी, परासरण दाब संबंधी वांट हॉफ नियम से क्या समझते हैं। तथा इसका व्यंजक प्राप्त करें। अर्थात कहने का मतलब क्या है, आप लोग को ये प्रूफ करना है कि पाई बराबर, चाहे ये पाई भी बराबर लिख सकते हैं NRT, या हम लोग ये भी सिद्ध करेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि पाई बराबर CRT, ठीक है। यही हम लोग को इसमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन में क्लियर हो गई। तो देखो प्रिय बंधु, मैं बता दूं, वांट हॉफ जो वैज्ञानिक था वो विलियन को लेकर तनु बनाने लगा, ठीक है। और तनु बनाते बनाते उसको अधिक से अधिक तनु कर दिया, तो देखा कि उस तनु विलियन की परासरण जो दाब है उसके उस विलियन के गैसीय अवस्था के यानी दाब में समानता पाया। तो इस समानता के संबंध में उसने तुम्हें एक नियम का प्रतिपादन कर दिया, वही कहलाता है परासरण दाब संबंधी, ठीक है, वांट हॉफ का नियम कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी तनु विलियन, यानी वांट हॉफ ने क्या बताया कि किसी तनु विलियन एवं उसके गैसीय अवस्था के बीच संबंध पाया गया, समानता पाया गया। यानी तनु विलियन और उस तनु विलियन के गैसीय अवस्था में समानता पाई गई, समझ गए। यानी देखा कि उसकी प्रॉपर्टी लगभग समान है, तब इस प्रकार इनके संबंध में जो नियम दिया था वही वांट हॉफ का परासरण दाब नियम संबंधी नियम कहलाता, ठीक है, जो निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित बताने से पहले मुझे आदर्श गैस समीकरण आप लोगों को समझानी होगी। आदर्श गैस समीकरण यदि समझ जाते हो तो उसको सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना। आप लोग आदर्श गैस समीकरण में पहला रूल आप लोगों ने पढ़ा था, ये क्वेश्चन रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है, स्क्रीन पे रहने दो। बॉयल का नियम आप लोगों ने पढ़ा था, बॉयल्स लॉ जरा याद कर लो, बॉयल नियम। तो बॉयल का नियम क्या बोला था, तो आप लोगों ने बॉयल के नियम में यही पढ़ा था कि सर ये होता क्या चीज कि किसी भी गैस के अगर टेम्परेचर को नियत कर लिया जाए, नियत ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी गैस का दाब जो होता है उस गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब, ठीक है। क्या इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, देखो तो बंधु, क्या ऐसे मैं नहीं लिख सकता हूं इसको यहाँ, इसको, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो किसी को किसी स्थान पर रखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा कंडीशन ये है, चार्ल्स का नियम आप लोग जानते हो, जरा तेज बताता हूं, चार्ल्स नियम। यानी चार्ल्स नियम की बात करता हूं, ये क्या बताया था, तो बताया था कि चार्ल्स का नियम ये बोलता था कि अगर प्रेशर को तुम नियत कर लो, यानी दाब को नियत कर लो, ठीक है, तो किसी गैस का आयतन जो होता है उसके क्या होता है, परम शून्य तापमान यानी T के क्या होता है, समानुपाती। कब? जब P बराबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा तब, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। तीसरा एवोगाड्रो का नियम आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एवोगाड्रो का नियम।
एवोगाड्रो लॉ तूने पढ़ा था। एवोगाड्रो नियम में क्या था, एवोगाड्रो नियम देख लो। तो वो बोलता था इसमें कि आप किसी गैस के अगर दाब को और ताप को नियत कर लो तो गैस की आयतन जो होती है उसके मोल के संख्या के समानुपाती होती है। अर्थात आयतन जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स के क्या होगा, समानुपाती हो। कब? प्रेशर एंड टेम्परेचर इज क्या होएगा, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। इक्वेशन 3। और तीनों इक्वेशन के क्या करते हैं, मिलाने पर मिलाकर देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से। तो वी गेट, तो भी पर यहां पे आएगा समानुपाती 1/p इंटू क्या हो जाएगा, n इंटू टी। कोई दिक्कत? देखो भी सब में है, कॉमन दिखाई दे रहा है। इधर से 1/p तो 1/p दिखाया, यहाँ t तो यहाँ देखो t, यहाँ देखो n तो n, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या आप लोग ऑर्डर में लो, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर में लो, t को ले लो उसके बाद n को ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं हटाता हूं तो इसको यहां से हटाएंगे तो क्या आएगा, एक r आता है, ये होता है मोलर गैस नियतांक होता है। ये क्या होता है, मोलर गैस नियतांक होता है। इधर ला दो तो आपको मिल जाएगा पी भी बराबर एन आर टी। क्लियर है, पी भी बराबर एन आर टी, यही है आदर्श गैस समीकरण। क्लियर हो गया, ये समझ गए होंगे। यदि ये समझ गए हैं तो आसानी से आपको मैं समझा सकता हूं कि ये क्या होता है। क्लियर हो गया, जहां आर बराबर मोलर गैस नियतांक। क्लियर हो गया, मोलर गैस नियतांक। मिटाता हूं, ठीक है, ताकि मैं अब आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। तो ध्यान से सुनना। तो देखो एक बॉयल के नियम से बना था एवोगाड्रो का लॉ, बनाया था एवोगाड्रो ने। एक बॉयल के नियम से बनाया था, एक चार्ल्स के नियम से बनाया था, एक एवोगाड्रो के नियम से बनाया था। वो क्या था जरा देखो, हुआ क्या, बात देखो क्या था। यहां पे क्या हुआ, एक कंटेनर को लिया, बिलियन को तनु कर लिया। क्या कर लिया, तनु बना लिया। ठीक है, इसमें जो होता था, इसमें जो था यहां एन मोल, कितने आयतन में, VmL आयतन में। ठीक है, और इसका प्रेशर इस तनु बिलियन, बिलियन कैसा भाई है, बिलियन कैसा है तो तनु है, याद रखना तनु बिलियन है। कैसा बिलियन, तनु बिलियन। ठीक है, तो इसका प्रेशर आकलन के प्रेशर को पाई मान लिया, क्योंकि एस्मोटिक प्रेशर को पाई द्वारा इंडिकेट किया जाता है, मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं। क्लियर। अब देखो यहां पे ये जो था इसकी कंसंट्रेशन आप जानते हो कि C बराबर होता है N/V, पता होगा। तो इसका कंसंट्रेशन कहा कि चल C है, और इस बिलियन की टेम्परेचर जो थी, ताप जो थी वो T थी, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर माना जाता है। क्लियर हो गया होगा ये बातें। अब देखो मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो क्या हुआ, अब सुनते जाओ। यानी ये बात मैं बताना चाहूं कि पारस क्वेश्चन बोल रहे हैं कि परासरण दाब संबंधी वांटहोप नियम से क्या समझते हैं। ठीक है, तो वांटहोप नामक वैज्ञानिक ने किसी तनु बिलियन एवं उसके गैसीय अवस्था, ठीक है, उसके गैसीय अवस्था में समानता पाया। क्यों? क्योंकि इन बिलियनों को, इन तनु बिलियन को अध्ययन कर किया तो इसने पाया। क्लियर है। अब उसके बाद क्या हुआ, इसके संदर्भ में वांटहोप ने एक परासरण दाब संबंधी नियम दिया, जो उसका क्या कहलाता, वही परासरण दाब संबंधी वांटहोप का नियम कहलाता है। समझ में आ गया होगा। अब ये मैं बता दूं आप लोगों को, ध्यान में रहे ये बातें मेरा, कि कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बात देखना ध्यान से क्या बोल रहा हूं। ठीक है, देखो तो जो निम्नलिखित है, इन नियम दिया तो जो निम्नलिखित नियम, पहला नियम प्रिय बंधु ये है, वांटहोप जो है बॉयल नियम क्या बोलता है, ये देखो वांटहोप बॉयल नियम, वांटहोप बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, ये देखो। ये बोलता है बॉयल के नियम आपको इतना ही बताता, ये बातें आपको बोलता क्या चीज, जरा ध्यान से सुनना। कहता है कि किसी तनु बिलियन का, यानी मतलब क्या, कि नियत ताप पर, ताप को नियत कर लो, तो नियत ताप पर किसी तनु बिलियन की सांद्रता जो होती है वो परासरण दाब के क्या होता है, समानुपाती। अर्थात परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। एक बार फिर से,
नियत ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब उस विलयन के सांद्रता के समानुपाती होता है। दैट मीन्स कह सकते हो, ये बातें समझा दूं आप लोगों को तब लिखवा दूंगा, ठीक है। तो यानी कि परासरण दाब क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी के, यानी मतलब सांद्रता के। या आप लोग लिख सकते हो क्या होता, यहां समानुपाती की साइन ही रहेगा, C बराबर N/V होता है। क्लियर। अब एक बात यहां लिखना पड़ेगा कि चूंकि C बराबर हम लोग को N/V होगा, ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब लिखवाएंगे तो, ठीक है। अब देखो यहां से एक बात और करने जा रहा हूं। यदि मैं मान लेता हूं कि इस तनु विलयन में अगर मोल की विलेय की मोल की संख्या जो है, मोल की संख्या यानी मोल की संख्या n बराबर अगर 1 मोल हो तब क्या होगा, हो तो क्या मिलने वाली है ये जरा देखो। तो पाई बराबर तुम्हें मिल जाएगा 1 बटा क्या मिल जाएगा, भी। पाई बराबर मत कहो, व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, भी। या आप लोग को ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहां ऐसे ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन तुम्हारा मिल गया कितना, 1, ठीक है। दूसरा नियम प्रिय बंधु ये बताता, वांट हॉप चार्ल्स का नियम क्या बोलता, वांट हॉप चार्ल्स ला क्या बोलता, वांट हॉप चार्ल्स नियम की बात कर रहा हूं, ये क्या बोलता है। तो अब देखो ये बातें बोल दें आप लोगों से, तो कह रहे ये बात, वांट हॉप चार्ल्स नियम कहता है कि सांद्रता, यानी कि इसको तुम C को कांस्टेंट कर लो, कांस्टेंट, यानी कि सांद्रता चाहे आयतन दोनों हो सकता है, ठीक है। आयतन कहे या सांद्रता, उसको तुम्हें नियत करनी होगी। तो बोल रहा हूं क्या चीज, कि नियत सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब क्या होता है, परम शून्य तापमान के क्या होता, परम शून्य तापमान के डायरेक्टली क्या होता, समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि नियत सांद्रता पर परासरण दाब क्या होता, उस विलयन के परम शून्य तापमान के समानुपाती होता। जब यानी कि C बराबर कांस्टेंट हो तब, या वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट हो तब। क्लियर हो गई। अब यहां इक्वेशन मिल गया तुम्हारा 2, ठीक है। तीसरा इक्वेशन प्रिय बंधु ध्यान रखना, वांट हॉफ अवोगाड्रो नियम, वांट हॉफ एवोगाड्रो नियम, अवोगाड्रो है ना, एबो भी लिखता है, अबो भी लिखता है, एवोगाड्रो नियम ये क्या बोलता है, यानी वांट ऑफ एवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है ये भी जान लो, ठीक है। कहता है ये बातें आपको कि यहां पे ये चीज बोलता है कि अगर ताप को और सांद्रता को क्या करना है, अगर कांस्टेंट कर लिया जाए, यानी ताप को सांद्रता को कांस्टेंट, यानी तनु विलयन के ताप एवं सांद्रता को नियत किया जाता है। नियत ताप एवं सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब क्या होता है, मोल के, यानी तनु विलयन के मोल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तनु विलयन में उपस्थित विलय के मोल के संख्या क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात मैं लिख सकता हूं क्या चीज, कि परासरण दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। कब बताओ, चूंकि कब, जब तुम्हारा कंसंट्रेशन एंड क्या चीज, टेम्परेचर इज क्या होगा, कांस्टेंट। इक्वेशन हो गया तुम्हारा 3rd। तीनों इक्वेशन को क्या करता हूं, मिलाकर देखता हूं क्या होता है, कुछ मिलेगा यहां, ध्यान रखना। देखो क्या चीज, अब जैसे उसमें वॉल्यूम आदर्श गैस समीकरण, वॉल्यूम सब एक साइड था, तो वैसे ही देखो प्रेशर है इसमें भी देखो प्रेशर, इसमें भी प्रेशर, यानी मतलब प्रेशर कौन सा, परासरण दाब। तो पाई ये हो जाएगा 1/V इंटू टी इंटू एन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं प्रिय बंधु, मेरे बात को ध्यान से सुनना, हटाता हूं इसको, तो पाई बराबर आर ले लेता हूं, आर ऐसे है ना, आर इंटू 1/V इंटू टी इंटू ये। कहीं कहीं बुकों में आप लोग आर के जगह पर एस लेता है, कोई बात नहीं है, एस भी लिया जा सकता है सॉल्यूशन में, विलयन में, ठीक है। एस का मतलब भी वही होता है, ठीक है, जो यहां पे लिखा हुआ है। क्लियर। तो अब देखो यहां देखो, तनु विलयन के गैसियस फॉर्म को दर्शाएगा, ठीक है।
अब इधर लाओ, तो पाई भी बराबर मिल गया NRT। कोई दिक्कत? जहां आपको R बराबर मोलर गैस नियतांक की काम करेगा, तो यहां मोलर गैस नियतांक की तरह ही वर्किंग करता है। ठीक है, मोलर गैस नियतांक की तरह वर्क करता है, या उसको R द्वारा सूचित करो चाहे S द्वारा। क्लियर हो गई होगी? मेरे बातों को समझ में एकदम बिल्कुल आया होगा आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो एक बात और बताना चाहूंगा, R का कुछ वैल्यूएं होती हैं, मान वो भी यही लिखवा देता हूं, बताता हूं, आप लोग ध्यान से इसको याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना बनता है। तो R कहो चाहे S, किसी किसी बुक में इसको S लिखेगा, पाई भी बराबर ऐसे लिखेगा, जान लो ये भी पाई भी बराबर NST, बात वही है, वही है। एक बात और, एक काम करता हूं, अभी इसको दिखाना है ना, ये भी जान लो। देखो भाई, भी को मैं इधर लाता हूं, इसको भी घेर लेता हूं। अब देख, भी को मैं उधर लाता हूं तो क्या होने वाली घटना है, देख तो देख, तो पाई बराबर हो जाएगा N बाई क्या हो जाएगा भी ये। अब देखो N बटा भी को क्या बोलते हो, C, या तुम लिख सकते हो CRT लिख सकते हो, या इसको लिखा जा सकता है पाई बराबर CST, भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कंफ्यूजन मत रखना। वही R को C या S द्वारा सूचित किया जाता है। ये मेरे बात कंप्लीट आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूं कि वांट ऑफ बॉयल नियम में क्या होता है बाबू। यहां पे आपको इस बात को मैंने नहीं लिखा है, यहां जो होता है टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता, ध्यान रखना। ठीक है, तो नियत ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब जो होता है उसके क्या होता है, कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है, उसके सांद्रता के समानुपाती। तो देखो मैं ये सब यूज किया, चार्ल्स का नियम जो होता है कब, जब सांद्रता को नियत करोगे तो क्या होगा, सांद्रता नियत होगी तो परासरण दाब उसके क्या होगा, परम शून्य तापमान के समानुपाती। एवोगाड्रो नियम में क्या होता, कंसंट्रेशन और ताप को कांस्टेंट करोगे तो परासरण दाब उसके मोल के संख्या के समानुपाती। और सभी समीकरण को मैंने क्या किया, मिला दिया। कोई दिक्कत? इतना यदि आप लोग समझ गए होंगे प्रिय बंधु, यही है वांट हॉफ यानी मतलब परासरण दाब संबंधी वांट हॉफ समीकरण। क्लियर है? अब पहला नियम क्या है, वांट हॉफ बॉयल नियम। वांट हॉफ बॉयल्स लॉ क्या बोलेगा, जरा ये सोचिए। माफ कीजिएगा, नियत लिखता हूं पहले, नियत ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब पाई उस विलयन के सांद्रता C के समानुपाती होता है। देखिएगा जरा, ठीक है। अब देखिए, अर्थात ये बात मैं लिखना चाहूँ आप लोगों को मैथमेटिकली रूप, गणितीय रूप में, तो पाई समानुपाती C कब, जब टेम्परेचर T इज इक्वल टू कांस्टेंट हो तब, यानी नियतांक है मुन्ना, याद रखना क्या है, ये नियतांक है, हिंदी में लिखना तो नियतांक। या आप ये भी कह सकते हो कि पाई ये समानुपाती n बटा भी, चूंकि तुम भी ये जानते हो कि C बराबर n बटा भी होता, इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं। अब ये बातें मैं बोलना चाहूं कि यदि अगर मान लिया जाए कि इस तनु
तनु विलयन में विलय के अगर 1 मोल हो तब क्या होगा, 1 मोल हो तो क्या होगा, तो 1 मोल होगा तो लिखोगे पाई, पाई यानी कि समानुपाती, n के जगह पर 1 मोल बाया भी हो गया, ये बन गया इक्वेशन 1। ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर 2 की बात करता हूं, जरा ध्यान रखना। 2 में लिखा जाएगा यही क्या चीज, वांट ऑफ चार्ल्स नियम, चार्ल्स नियम। वांट ऑफ चार्ल्स नियम क्या बोलता है ये जरा देखो। ठीक है, तो कहता है कि नियत सांद्रता पर किसी तनु विलयन का पराशरण दाब पाई उस तनु विलयन के परम शून्य ताप T के समानुपाती होता है। क्लियर हो गया। गणितीय रूप क्या होगा, अर्थात मैं लिख सकता हूं प्रिय बंधु, अर्थात लिख सकते हो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, कब, व्हेन लिख सकते हो सी कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। मुन्ना एक बात याद रखना, कहीं कांस्टेंट इसको रखो चाहे वॉल्यूम को कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया इक्वेशन तुम्हारा 2। तीसरा नियम एवोगाड्रो नियम कहता है, नंबर 2 तीसरा नंबर में है क्या चीज, वांट ऑफ। तीसरा नियम इधर देखिए, वांट ऑफ एवोगाड्रो लॉ। ए भी लिखता है, अ भी लिखता है, याद रखना, एवोगाड्रो लॉ यानी एवोगाड्रो नियम। ये क्या बोलता आप जानते हो, भली भांति आपको मालूम है क्योंकि मैं समझा दिया हूं कि नियत क्या करेगा, नियत ताप एवं सांद्रता पर किसी तनु विलयन का पराशरण दाब पाई उस तनु विलयन में उपस्थित विलय के ठीक है विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n के समानुपाती होता है। अर्थात मैं लिख सकता हूं ये बातें, अर्थात पाई समानुपाती n कब बताओ, चूंकि ताप T और C इक्वल कांस्टेंट क्या हो, नियत हो। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, कोई दिक्कत। प्रिय बंधु एक काम कर लो, स्क्रीनशॉट लो तीनों इक्वेशन को ताकि मैं मिला सकूं। लो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे
ऑफ कोर्स तीनों इक्वेशन को मैं मिलाता हूं, ठीक है, ऊपर से मैं मिटाता हूं। क्लियर? चलिए देखिएगा, फिनिश हो गई काम, इसको मिलाने का काम करता हूं, ठीक है। देखिए जरा, अब ये आप लोग का कंप्लीट क्वेश्चन का उत्तर मिल चुका, बस कुछ ही पल में देखें आप लोग। अब मैं क्या लिखता हूं कि समीकरण 1,2 एवं समीकरण किससे भाई? 3 से। क्या मिलेगा भाई 3 से देखा जाए, ठीक है। तो मिलेगा पाई व्युत्क्रमा अनुपाती भी इंटू टी इंटू एन। देखिए टी है, टी दिखा दिया, एन है, एन दिखा दिया, या अब देखो जब ये हटेगा तो एक नियतांक आएगा आर इंटू 1/v इंटू टी इंटू एन। इसको इधर ला देता हूं, ठीक है, देखना जरा। तो पाई भी बराबर हो जाएगा, अब अरेंज कर लो, एन को पहले लाओ, फिर आर लाओ, फिर टी लाओ, ठीक है। जहां लिख दो प्रिय बंधु, जहां आर बराबर मोलर गैस नियतांक। अब देखो आर का यहां पे एक बात हो गई, यही समीकरण 4 है, ठीक है। लिखेंगे क्या चीज? समीकरण 4 क्या है? परासरण दाब संबंधी परासरण दाब संबंधी वांट हॉफ नियम का व्यंजक है। एक बात और, अब देखो न्यूमेरिकल के लिए मैं इसको करता हूं, ध्यान रखना, इसको मिटाता हूं, थोड़ी सी न्यूमेरिकल बनाने में तुम्हें इजी होगी, इसलिए कुछ और काम करने जा रहा हूं, तब ध्यान रखना, देखना क्या कर रहा हूं। अब उसको ऐसा करता हूं, यहां पे देखना, इसको रफ कर लेना अपना, ठीक है, वहीं तक आपका उत्तर कंप्लीट मिल गया। अब यहां पे एक छोटी काम करना, तुम लोग देखो क्या चीज, पाई भी बराबर NRT तुम्हें मिला है, ठीक है, इसको इधर लाओ, पाई बराबर हो जाएगा N/VRT, ठीक है, और N/V को क्या कहते हो? C। तो अब देखो CRT, इस पर न्यूमेरिकल बनेगा। एक बात, अब एक नंबरिया के लिए एक बात और काम करने जा रहा हूं, आर की वैल्यू जूल में क्या होता, कैलोरी में कितना होता, और सब सारी वैल्यू लिखता हूं, देखते जाइएगा। एक बात याद रखना, आर बराबर एस कह सकते हो, कहीं कहीं बुक में एस देगा, इसका मतलब वही होगा, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। चलिए ये बात मैं बताता हूं, देखिए सबसे पहले आर का वैल्यू अगर बताना चाहूं तो एसआई यूनिट में 0.0821, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स मात्रक हो गया। अब देखिए ये एसआई पद्धति में है, क्या है, एसआई यूनिट में है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं अर्ग में, किसके अर्ग के रूप में क्या होता है ये भी जान लीजिए। तो इसका होता है आर का वैल्यू अर्ग में कितना होता, 8.314 होता है, 10 के पावर 7, ठीक है। तो लिखते हैं क्या चीज, 8.314, ठीक है, इंटू 10 के पावर -7, ठीक है। क्या होता 7, सॉरी 7 माइनस नहीं, प्लस, सॉरी। तो क्या होता है इतना 7, क्या होता है ARG, आर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब देखो जूल में क्या होगा ये भी जान लो, 8.314, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जिसमें उत्तर निकालना होगा निकाल सकते हो। एक और होता आर का मान, वो क्या होता, ये होता केल्विन नहीं केसीएल यानी कैलोरी के रूप में, तो 1.987 होता उसका, 1.987, ठीक है,
KCl, कैलोरी प्रति मोल, प्रति केल्विन प्रति मोल। ये आप लोग नोट कर लेंगे। एक एग्जाम में, ये एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, न्यूमेरिकल को हल करने में मदद करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, अब देखिए प्रिय बंधु, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। आप लोग कंप्लीट मैंने क्वेश्चन को दे दिया। अब ये मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये बहुत ही जल्द ही ये चैप्टर समाप्त होने वाली है। समझ गए क्या है? बहुत जल्द ही ये चैप्टर समाप्त होने वाली है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोग बिल्कुल मन से पढ़ें, मेरा वीडियो लगातार चलता रहेगा। और आप लोग ये जानते हैं कल आप लोगों को फिर टेस्ट है, ठीक है ना? तो ये बात बता दी आप लोगों को। और इसके बाद आप लोग का चैप्टर मैं चालू करूँगा और देखेंगे कौन सी चालू किया जाए। ठीक है, तो आप लोग ज़बरदस्त पढ़ें, मेहनत करें, इस पे न्यूमेरिकल बनेगा। अब इससे एक अगली लेक्चर वीडियो में इसके अणुभार की मैं गणना करा दूंगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, परासरण दाब संबंधी किसी विलय के अणुभार की गणना करें। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, एक हौसले, एक बुलंदी के साथ, एक जोश के साथ आप लोग मस्ती से पढ़ें। ठीक है।